ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गीतांजलि जी इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। उनका गुस्से से लाल चेहरा देखकर श्रेया जी आकृति जी के पीछे छुप गई। आकृति जी ने श्रेया जी को घूरते हुए कहा, मेरे पीछे क्यों छुप रही हो? वो कोई राक्षस नहीं है। आकृति जी की बात सुनकर श्रेया जी ने कहा, दीदी झूठ मत बोलिए, आपने खुद कहा था कि हमारी सासू माँ किसी राक्षसने से कम नहीं है। श्रेया जी की बात सुनकर आकृति जी ने डरी हुई नजरों से गीतांजलि जी की तरफ देखा, जो कि गुस्से से उसे ही घूर रही थी। गीतांजलि जी की गुस्से भरी नजरें देखकर आकृति जी ने डरते हुए कहा, माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरूर इसने कुछ गलत सुन लिया होगा और वही गलत बात अब आपको बता रही है। सच में माँ? गीतांजलि जी ने शंका से अपनी दोनों बहू की तरफ देखा और वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। कुछ देर में पूरा राणा परिवार साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। हमेशा की तरह निष्कर्ष अपने हाथों से नूर को खिला रहा था। नूर बेचारी की हालत खराब हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी? उसका बेशर्म पति उसकी कहाँ सुनने वाला था, इसलिए वो चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी। निष्कर्ष ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, मेरी बीवी को घूरने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी आप लोग अगर नजर लगाने की कोशिश करेंगे तो भी नजर नहीं लगने वाली। मैं अपनी बीवी को अच्छे से बाबा के पास लेकर जाऊंगा ताबीज बनाने के लिए। आप सबके नाम का बनवाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, निष्कर्ष क्या लगा रखा है मेरी बीवी? मेरी बीवी, आपकी बीवी के अलावा भी दुनिया में और लोग रहते हैं, उनकी तरफ भी देख लीजिए। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी की तरफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दादी माँ। जब मेरे पास इतनी खूबसूरत बीवी है तो मैं आप जैसे लोगों को क्यों देखूंगा? आपको देखकर मैं अपना मूड क्यों खराब करना चाहूंगा? आपको क्या सच में लगता है कि इतना फालतू वक्त है मेरे पास जो मैं आप लोगों को देखूं? वैसे भी अच्छी चीजों को देखना चाहिए, तो ही आदमी खुश रहता है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने दांत पीसते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, अपने कहावत सुनी है ना कि समझदार को इशारा काफी और बेवकूफ को कुछ भी करो कुछ फायदा नहीं होता। आप बेवकूफ की कैटेगरी में आती है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने गुस्से से अपने बेटे आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आकाश देखो अपने बेटे की बदतमीजी। निष्कर्ष ने आकाश जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों से सीखा है बदतमीजी करना, है ना पापा जी? निष्कर्ष की बात सुनकर आकाश जी ने गीतांजलि जी की तरफ देखा। वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। गीतांजलि जी गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने नूर और निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, अब हम जा रहे हैं, क्यों? सुकून से अपनी बीवी को खिलाए। कहते हुए गीतांजलि जी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उनके जाते ही निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाकर सुकून आया ना? ये बताओ लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या पसंद आया? निष्कर्ष की हरकतें देखकर नूर हैरान थी। उसने खुद से कहा, जरूर इनका और उनके परिवार के बीच में कुछ तो हुआ था, जिस वजह से ये अपने परिवार से इस तरह से बर्ताव करते हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपने परिवार से प्यार करते हैं या फिर इनका उनके परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है। जरूर ये सब लोग इनके सौतेले परिवार वाले होंगे। नूर के दिमाग में ये सबसे पहले यही ख्याल आया। तभी उसका ध्यान आकृति जी और आकाश जी पर चला गया। उन दोनों का चेहरा काफी हद तक निष्कर्ष से मिलता था। उसने खुद से कहा, पर इन दोनों का चेहरा देखकर तो लगता है कि जैसे ये इनके ही बेटे हैं। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? नूर इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। नूर को जवाब न देते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, कुछ पूछा है लिटिल गर्ल? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद आया। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, सब कुछ अच्छा था। नूर के जवाब को सुनकर निष्कर्ष के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल सबसे प्यारी है। कुछ देर बाद सबका हो चुका था। सबका खाना होने के बाद निष्कर्ष हमेशा की तरह नूर को गोद में उठाकर गार्डन में आ गया और उसे नीचे उतारकर उसका हाथ पकड़कर वहां पर घूमने लगा। नूर कभी निष्कर्ष को देखती तो कभी आसमान की तरफ। निष्कर्ष का ध्यान सिर्फ आसमान की तरफ था। निष्कर्ष ने जब देखा कि नूर काफी देर से उसकी तरफ ही देख रही है, उसने नूर को खींचकर अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो मेरी नूरे जहां? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आप इस परिवार के बेटे नहीं हैं?
आपका चेहरा तो आपके पेरेंट्स से मिलता है, पर जिस तरह से आप उनके साथ बर्ताव करते हैं, मुझे लगता है कि आप जरूर उनके सौतेले बेटे या फिर गोद लिए हुए बेटे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मेरा इस परिवार के साथ क्या रिश्ता है? मैं सच में इस परिवार का बेटा हूँ भी या नहीं, यही जानना चाहती हो ना, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि सच में निष्कर्ष की हरकतें, उसकी बातें सुनकर नूर को यकीन हो गया था कि वो इस परिवार का बेटा नहीं है या फिर इस परिवार से उसकी बनती नहीं है। नूर के चेहरे को देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में उसके कान में गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे परिवार में कोई भी सौतेला नहीं है और मैं इसी परिवार का खून हूँ। मेरी रगों में आकृति राणा और आकाश राणा का खून दौड़ता है और गीतांजलि राणा मेरी सगी दादी है। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, लिटिल गर्ल, क्योंकि फिलहाल तुम्हें कुछ बताने का वक्त नहीं आया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर निष्कर्ष और ये परिवार उसका अपना है, तो निष्कर्ष अपने परिवार के साथ इस तरह से बर्ताव क्यों करता है? जिस तरह से वो अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव करता था, कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इस परिवार का हिस्सा है। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, अभी अभी तुम इस परिवार में आए हो, लिटिल गर्ल, बहुत जल्दी तुम्हें इस परिवार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। और जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, तुम मुझे इस तरह से नहीं देखोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब पहले से होंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और धीरे से बस अपना सर हिला दिया। कुछ देर के बाद निष्कर्ष नूर को लेकर रूम में आ गया। नूर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और निष्कर्ष उसके पैरों की मसाज कर रहा था। नूर उसे कितनी देर से मना कर रही थी, पर निष्कर्ष कहाँ मान रहा था। नूर ने खुद से कहा, आखिर ऐसा अजीब बर्ताव क्यों करते हैं? इतनी परवाह तो शायद ही मेरी किसी ने की होगी। माँ भी इतनी परवाह नहीं करती थी जितना ये करते हैं। निष्कर्ष नूर के पैरों को देख रहा था। उसने हल्के से उसकी उंगलियों को देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारी उंगलियां कितनी प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चों की उंगलियां हैं। कहते हुए निष्कर्ष ने झुककर उसके पैरों पर अपने होंठ रख दिए। नूर ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने घबराकर अपने पैरों को पीछे खींचते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? पैर खराब है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके पैरों को अपने और करीब खींचते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारे पैर खराब है? तुम्हारे पैर मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, लिटिल गर्ल, बहुत खूबसूरत। कहते हुए निष्कर्ष ने उसके गोरे गोरे पैरों की तरफ देखा, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्यारी लग रहे थे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो चुके थे। उसने इस वक्त एक साड़ी पहनी हुई थी। निष्कर्ष ने उसके पैरों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तुम्हारे नाजुक से बदन को देखकर मेरा दिल मचलता है लिटिल गर्ल, दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर के जी भर के प्यार करो, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें तुम्हारी गलती है, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। निष्कर्ष ने उसके पैर पर बाइट करते हुए कहा, क्या सोच रही हो, लिटिल गर्ल? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है। तुम्हें मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी हैरानी भरी आंखों को देखा कर निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, इस तरह से मत देखो, लिटिल गर्ल, अभी तो 2 दिन मुझे इंतजार करना है। तुम क्या चाहती हो कि 2 दिन का इंतजार मेरे लिए सदियों के इंतजार की तरह बन जाए? निष्कर्ष की बातें नूर की हालत खराब कर रही थी। बेचारी तो पहले से ही काफी ज्यादा शर्मा रही थी। निष्कर्ष उसे और ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर रहा था। उसने बस अपना सर हिला दिया और दूसरी तरफ पलट कर लेट गई। निष्कर्ष ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए किसने कहा? भले ही मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, पर तुम्हें अपनी बाहों में भर तो सकता हूँ ना। तुम्हें अपने करीब करके तुम्हें चूम तो सकता हूँ ना। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर मैं ही क्यों? नूर के दिमाग में जो सवाल चल रहा था, आखिर उसने वो निष्कर्ष के सामने रख ही दिया। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्योंकि दुनिया की सारी लड़कियां मेरी नूरे जहां नहीं हो सकती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, खुद को छूने का हक सिर्फ तुम्हें दिया है, सिर्फ तुम्हें।
आगे भी सब तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि दुनिया की लड़कियां मुझे छू नहीं सकती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। इस वक्त उसके पेट में बटरफ्लाई जोड़ रही थी। वो क्या महसूस कर रही थी, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी माँ थी। उसके बाद आप आए हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती। आपने सच कहा था। मुझे उस दिन जलन हो रही थी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि आप मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में बात करें। जब आपने मुझसे कहा ना कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है और आप किसी और लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा रोना आया था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, इतना कि मैं बता नहीं सकती। मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही थी। निष्कर्ष नूर की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, तो मुझे बताओ लिटिल गर्ल, कि तुम क्या महसूस कर रही थी। अच्छे से बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे, कहाँ पर, मैं आपके साथ अपने अलावा किसी और लड़की का नाम जुड़ते हुए भी नहीं देख सकती। मुझे जलन होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा डर लगा रहता है कि कहीं कभी आपका मन मुझसे भर गया तो आप अपनी जिंदगी से मुझे निकाल कर ना फेंक दें। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको ही अपना माना है। निष्कर्ष नूर की बात सुन रहा था। उसने नूर को अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मेरा इस्तेमाल करना खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यही कह रही हो ना तुम, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नूर के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि निष्कर्ष ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का ये मतलब नहीं था, तो क्या मतलब था? लिटिल गर्ल्स, जरा खुल के एक्सप्लेन करो मुझे। मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे कहने का सच में ये मतलब नहीं था। नूर को इस तरह से घबराते हुए देखकर निष्कर्ष ने नूर को अपने करीब खींचते हुए कहा, डरो मत लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई दुश्मन या कोई खतरनाक जानवर नहीं जो तुम्हें खा जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर मासूमियत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर सच में डर नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने नूर के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्यों इतना डरती हो मुझसे? निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं डरती हूँ, वो बस थोड़ा सा डर लग जाता है। नूर इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि निष्कर्ष उसे अपनी बाहों में भर के पूरे चेहरे को चूम जाता है। उसने धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, सो जाओ, वरना सच में मैं कुछ कर दूंगा और फिर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा और मैं रुकूंगा भी नहीं। उसकी बात को सुनकर नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। निष्कर्ष ने उसकी पतली सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके बेहद धीमी आवाज में उसके कानों में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लिटिल गर्ल, डोंट वरी। रही बात तुम्हारा फायदा उठाने की, तो तुम्हारा फायदा मैं जिंदगी भर उठाऊंगा, आखिर बीवी हो मेरी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के पेट में तितलियां उड़ने लगी, साथ ही उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। उसका बेशर्म पति सच में कुछ ज्यादा ही बेशर्म था, इतना बेशर्म कि नूर उसकी बेशर्मी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। निष्कर्ष ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और उसे अपने सीने से लगाकर लेट चुका था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि नूर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो चुकी है। जब उसे नूर की गर्म सांस महसूस हुई तो उसने हल्का सा नूर का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो नूर इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अभी वक्त नहीं आया है सब कुछ बताने का, जब वक्त आएगा तब मैं खुद अपनी सच्चाई सब कुछ तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम्हारे सामने राणा परिवार का अतीत आएगा। राणा परिवार के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चलेगा और तब तुम्हें एहसास होगा कि आखिर क्या हो सकता है और क्या नहीं। कहते हुए निष्कर्ष की आंखों में अजीब से एहसास नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दर्द, ना तकलीफ, बस उसके चेहरे पर एक खालीपन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जली हुई थी, जो शायद सब कुछ तबाह करने के लिए काफी थी।
कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर निष्कर्ष करना क्या चाहता है। निष्कर्ष ने फिर से एक बार नूर के माथे को चूम लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो भी नूर को गले लगाकर सो चुका था। नूर भी उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। आखिर उसे कोई ऐसा इंसान मिल गया था जिस पर अब वो डिपेंडेंट हो सकती थी। माँ के मरने के बाद तो उसने खुद को इंडिपेंडेंस बना लिया था। पढ़ाई, घर, सब कुछ वो खुद ही देखती थी। पर अब उसके पास उसका पति था जो उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार था, जो उसे एक नाजुक सी गुड़िया की तरह संभाल कर रखता था। निष्कर्ष के पैम्पर करने की वजह से नूर सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। जो प्यार उसे बचपन में अपने परिवार से नहीं मिला, जो प्यार उसे अपनी डैडी से चाहिए था, वो उसे निष्कर्ष दे रहा था। माँ के अलावा तो परिवार में कोई था भी नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका बाप है कौन। वो तो यही जानती थी कि उसके बाप ने उसकी माँ को धोखा दिया था। इसी बात का वो पता लगाना चाहती थी, पर अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला था। गीतांजलि जी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया था। जिस वादे के जरिए उन्होंने नूर को जबरदस्ती निष्कर्ष के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा था, वो वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष अपने दूसरे हाथ पर अपना सर टिकाकर बस उसे ही घूर कर देख रहा था। अचानक से निष्कर्ष को देखकर नूर घबराकर पीछे हटने को हुई कि निष्कर्ष ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, सुबह सुबह मेरा चेहरा देखकर डर गई तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बस डरते हुए अपना सर हिला दिया। बेचारी क्या कहती, सच में वो निष्कर्ष को इस तरह से सुबह सुबह खुद को देखते हुए देख कर डर गई थी। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या मैं इतना डरावना हूँ लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, नहीं, वो आप डरावने नहीं है। वो तो बस मैं ऐसे ही, मतलब वो मैं नहीं डरने वाली थी, पर डर गई। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, नहीं डरने वाली थी, डर गई से क्या मतलब है तुम्हारा? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। निष्कर्ष ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, कुछ पूछा है लिटिल गर्ल, जवाब दो। नूर ने धीरे से कहा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, जाने दीजिए ना मुझे। कहते हुए निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चली जाना लिटिल गर्ल, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या था? नूर ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं, वो बस मुझे आज अपने जरूरी प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, उसके लिए मैं परेशान थी, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा था। और वैसे भी सुबह सुबह जब इंसान उठता है उसे पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं, इसलिए छोड़िए मुझे और जाने दीजिए, बहुत देर हो रही है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूम लिया। नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से निष्कर्ष को खुद से दूर धक्का दिया और वहां से उठकर बाथरूम में भाग गई। निष्कर्ष बस टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ जाती हुई नूर की तरफ देख रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाता, चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं क्या करूं लिटिल गर्ल, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, जादू, काला जादू। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन। वहीं नूर बाथरूम में आकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रही थी। उसने खुद से कहा, नूर, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। वैसे भी ये तो बेशर्म है, हर वक्त हर पल ऐसी हरकत करते रहते हैं, तुझे बच के रहना होगा। सोचते हुए नूर नहाकर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए बाथटब में जाकर बैठ गई। वही निष्कर्ष वहां से जिम में चला गया, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद अपनी खूबसूरत नूरे जहां को देखने के बाद वो जिम जाने की जगह पर यहीं पर बैठ गया था और आप फाइनली उसे जिम जाना था। कुछ देर के बाद नूर ब्रेकफास्ट करने के बाद सुकून के साथ कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। निष्कर्ष की जरूरी मीटिंग थी, इसलिए आज वो नूर को छोड़ने के लिए नहीं जा रहा था। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर, मुझे सच सच बताओ, भाई तेरे साथ अच्छे से बर्ताव तो करते हैं ना? क्योंकि जिस तरह से वो तुझे एक गुड़िया की तरह अपनी गोद में लेकर घूमते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तू उनकी अडॉप्ट की हुई औलाद है। सच में, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने शादी नहीं की, बल्कि भाई ने एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया।
मतलब तुझे अपने हाथों से खिलाते हैं? क्या तुझे अपने हाथों से नहलाते भी है? सुकून की बात सुनकर नूर, जो कि चुपचाप चल रही थी, उसने गुस्से से पलटकर सुकून को घूरते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुझे मैं दूध पीती बच्ची नजर आ रही हूँ, जो वो मुझे नहलाएगे? कहते हुए नूर के गाल गुलाबी हो चुके थे। सुकून ने नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मेरी जान, मैंने तो बस सिंपल सा सवाल पूछा है, तो सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब दे सकती है ना? बताओ ना मुझे, क्या वो तुम है? कहते हुए सुकून मुस्कुराने लगी। नूर ने सुकून को घूरते हुए कहा, ये फालतू की बकवास करना बंद कर दे और चल जल्दी से। कहते हुए वो तेज कदमों से चलती हुई वहां से चली गई। सुकून भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर के बाद दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में अभी भी 1 घंटे का वक्त था। सुकून ने नूर की तरफ देखा, जो अपने असाइनमेंट को देख रही थी, साथ ही में सैंडविच खा रही थी। उसने नूर को घूरते हुए कहा, मेरी पढ़ाई की देवी, इतना पढ़ाई करके क्या करना है तुझे? भाई के पास इतना पैसा है कि तू पूरे कॉलेज को खरीद ले, और अगर चाहे तो एग्जाम में टॉप ऐसे ही कर ले। तुझे इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, पढ़ाई करके नंबर लाना और चीटिंग करके नंबर लाना दोनों में फर्क होता है। अगर तुम्हें चीटिंग करके नंबर लाने हैं तो तुम ला सकती हो, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से ही मार्क्स लेकर आऊंगी। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे जितनी मेहनत करनी है कर ले मेरी जान, पर तू ये बात एक्सेप्ट कर ले कि तेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए पैसे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। नूर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने असाइनमेंट को देखने लगी। कुछ देर के बाद दोनों क्लास की तरफ जा रही थी। तभी सुकून ने जल्दी से अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, नूर, मैं अपना मोबाइल वहीं पर भूल कर आ गई, तू क्लास में जा, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए सुकून दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ चली गई। नूर ने बस जाती हुई सुकून की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए वो क्लास की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से उसका ध्यान नीचे गिरी हुई किस चीज पर चला गया। उसने नीचे झुककर देखा तो ये एक ब्रेसलेट था। उसने जल्दी से उस ब्रेसलेट को उठाकर देखा और काफी देर तक उसे देखते रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने खुद से कहा, ऐसा ब्रेसलेट तो मेरे पास। उसने इतना कहा ही था कि उसे एक लड़की की भारी आवाज सुनाई दी, यू चोरनी। उस आवाज को सुनकर नूर ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने उसी की उम्र की एक लड़की पूरे अजीब से कपड़े पहनकर च्युइंग गम चबाते हुए उसे ही घूर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, चोरी? मैंने कब चोरी की? नूर की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से से नूर के पास आकर उसके हाथ से ब्रेसलेट को छीनकर गुस्से से नूर की बाजू को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, ये ब्रेसलेट, ये मेरा ब्रेसलेट है, इसे चुराया तुमने और कह रही हो कि चोरी कब की? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम जैसी गवारों को पता नहीं कॉलेज में एडमिशन कौन देता है। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कब चोरी की? ब्रेसलेट तो नीचे गिरा हुआ था, उसने तो बस उठाया था और ये लड़की फालतू में उस पर इल्जाम लगा रही थी। पर नूर भी कहाँ बेफिजूल के इल्जाम एक्सेप्ट करने वाली थी। उसने गुस्से से उस लड़की को खुद से दूर करते हुए कहा, बकवास बंद करो और ये ब्रेसलेट यहीं पर गिरा हुआ था, मैंने चुराया नहीं है। और रही बात चोरी की, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस तरह के ब्रेसलेट को चुराने की। कहते हुए नूर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से उस लड़की ने नूर के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आज तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी, चोर कहीं की। कहते हुए उस लड़की के हाथों की पकड़ नूर के बालों पर मजबूत हो गई। नूर के मुंह से दर्द की वजह से चीख निकल गई। उसने उस लड़की को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर उस लड़की की पकड़ नूर के बालों पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो, अभी भी वक्त है, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नूर की बात सुनकर उस लड़की ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ? तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। समायरा नाम है मेरा, समायरा अग्रवाल, तुम्हारे जैसी 36 लड़कियों को खरीद सकती हूँ। कहते हुए उस लड़की की पकड़ नूर के बालों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। नूर के मुंह से दर्द की वजह से आह निकल गई, साथ ही उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ गई। समायरा के जोर से बोल पकड़ने की वजह से नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे इस वक्त हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। समायरा को नूर के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नूर के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा,
तुझे तो सबके सामने पहले मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। क्या है कि तू ही चोर है, तूने मेरे ब्रेसलेट को चुराया है, तभी तुझे छोड़ूंगी। समायरा की बात सुनकर नूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने जब चोरी की ही नहीं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूं, पागल। कहते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर समायरा को खुद से दूर धक्का दे दिया। नूर ने इतनी ताकत लगाई थी कि समायरा दूर जाकर नीचे गिर गई। वो चिल्लाते हुए उठकर खड़ी हो गई। वहीं नूर अपने बालों को सहला रही थी, क्योंकि उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। समायरा ने गुस्से में आकर नूर के बालों को दोबारा पकड़कर उस पर झपट पड़ी। नूर ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने भी इस बार अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेफिजूल में क्यों किसी के गुस्से की शिकार बने। उसने अपने नाखून समायरा के चेहरे पर मारते हुए कहा, तुम सुधरोगी नहीं। कहते हुए नूर ने जोर से समायरा के गालों पर फिर से अपने नाखून दे मारे। उसी वक्त सुकून वहां पर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि नूर किसी के साथ लड़ाई कर रही है, वो दौड़ते हुए उसके पास आ गई। नूर और समायरा को देखकर सब लोग घबरा रहे थे। समायरा काफी बड़े परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। सुकून ने नूर के पास आकर जल्दी से उसे समायरा से दूर करके घबराते हुए कहा, क्या हुआ और ये कौन है। कहते हुए उसने समायरा की तरफ देखा। समायरा इस वक्त किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। समायरा को देखकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, ये पागल मुझ पर ब्रेसलेट चुराने का इल्जाम लगा रही है। मुझे कह रही है कि मैंने इसका ब्रेसलेट चुराया है। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं ब्रेसलेट चुराऊंगी? ये नीचे गिरा हुआ था और मैंने नीचे झुककर इसे बस उठा लिया। ये तब से मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका ब्रेसलेट चुराया है। क्या मैं इतनी गरीब हूँ कि इसका ब्रेसलेट चुराऊंगी? नूर की बात सुनकर समायरा ने गुस्से से उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे किसी भिखारी परिवार से बिलोंग करती हो और कह रही हो कि तुम भिखारी नहीं हो। आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुमने चोरी की है? अब इसका फैसला प्रिंसिपल सर ही करेंगे। नूर गुस्से से समायरा को घूर रही थी। वही समायरा की बात सुनकर सुकून भी गुस्से से उसे देख रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तेरी और तेरे परिवार की इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी नूर के बारे में बकवास कर सको। अगर हम चाहे ना, तेरे पूरे परिवार को खरीद सकते हैं। सुकून की बात सुनकर नूर ने मजबूती से उसके हाथों को पकड़ लिया। वो बिल्कुल भी अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से निष्कर्ष के नाम का सहारा नहीं लेना चाहती थी। सुकून ने गुस्से से कहा, नूर। नूर ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कह दिया। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल के केबिन में नूर और समायरा मौजूद थे। सुकून बाहर परेशानी से चक्कर काट रही थी। अंदर क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल ने नूर को घूरते हुए कहा, क्या सच में तुमने ब्रेसलेट चुराया है? प्रिंसिपल की बात पर नूर ने उनकी तरफ देखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर आपके कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया है और यही सच है। नूर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने समायरा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि इसने ही ब्रेसलेट चुराया है? समायरा ने नूर की तरफ गुस्से से घूर कर देखा। वो जानती थी कि नूर ने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया है, पर नूर के हाथ में ब्रेसलेट देखकर उसे गुस्सा आ गया था और अब वो पीछे हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, इसके कपड़े देखे हैं, ये बिल्कुल किसी गरीब भिखारी परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की लगती है। ये मेरा ब्रेसलेट प्योर डायमंड से बना हुआ है, उसकी कीमत करोड़ों में है और ये लड़की मेरे ब्रेसलेट को देखकर पागल हो गई, जिस वजह से उसने मेरे ब्रेसलेट को चुरा लिया। यही सच है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपने फादर को बुला सकती हूँ। समायरा की इनडायरेक्ट बात का मतलब समझकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो जानते थे कि मिस्टर अग्रवाल अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। नूर ने गुस्से से कहा, बिना किसी सबूत के तुम इस तरह से मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने कोई चोरी नहीं की है प्रिंसिपल सर। समायरा की बात को सुनकर प्रिंसिपल अब उसका साथ देने के लिए मजबूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से नूर को घूरते हुए कहा, चोरी करने के बाद झूठ बोलती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे झूठ पर हम यकीन कर लेंगे? वैसे भी तुम्हारी इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन हुई है, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन कर सको। जैसे ही नूर ने प्रिंसिपल की बात सुनी, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, कम से कम मैंने अपनी मेहनत से यहाँ पर एडमिशन हासिल की है, न कि इसकी तरह बाप के पैसों पर ऐश करने के लिए। इनकी तरह मैं यहाँ पर मस्ती करने के लिए नहीं,
बल्कि पढ़ाई करने के लिए आती हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं करना है तो सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं कर लेते आप? प्रिंसिपल ने समायरा की तरफ देखा तो समायरा ने नूर को घूरते हुए कहा, इसे सबक मेरी डैडी ही सिखाएंगे। कहते हुए उसने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से रिंग गई और किसी ने कॉल उठा लिया। समायरा ने रोते हुए कहा, डैड प्लीज आप कॉलेज आ जाए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। एक लड़की मेरा ब्रेसलेट चुराने के बाद मुझसे बदतमीजी कर रही है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि उसने मेरा ब्रेसलेट चुराया था। प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाए। नूर हैरानी से समायरा की बात सुन रही थी, पर उसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी जब उसने कुछ गलत किया नहीं तो वो क्यों डरे? उसने खुद से कहा, लगता है कि मुझे उन्हें बुलाना ही होगा। वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है, उनकी मदद नहीं लूंगी तो किसकी मदद लूंगी? नूर ने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी किसी को बुलाना है। प्रिंसिपल ने नूर की तरफ देखा। बेचारे अब पहले से ही डर चुके थे कि मिस्टर अग्रवाल यहाँ पर आएंगे। वो नूर को कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। नूर ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और निष्कर्ष को मैसेज टाइप कर दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके कॉलेज आ जाए। नूर ने खुद से कहा, मुझे यकीन है कि आप जरूर आएंगे। कहते हुए नूर गहरी सांस लेकर वहीं पर खड़ी रही। समायरा ने घुरकर नूर की तरफ देखा और वहीं पर रखे हुए सोफे पर जाकर एटीट्यूड से बैठ गई। नूर ने समायरा की तरफ देखा और खुद भी उसके बगल में जाकर बैठ गई। समायरा ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में बैठ सको, उठो यहाँ से। समायरा की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके नूर वहीं पर बैठी रही। नूर को अपनी बात को इग्नोर करते हुए देखकर समायरा के हाथों की मुट्ठियां बंध गई, पर उसने गुस्से से अपने आप को शांत कर लिया, क्योंकि इस वक्त गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होने वाला था। वही बाहर सुकून परेशानी से चक्कर काट रही थी। जब काफी देर तक नूर बाहर नहीं आई तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर गुस्से से अंदर आ गई। सुकून की रियल आइडेंटिटी के बारे में प्रिंसिपल जानते थे। उन्होंने सुकून को देखकर थोड़े से प्यार से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुकून ने प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नूर को यहाँ पर रखने की? उसकी कोई गलती नहीं है। बिना किसी गलती के आप उसे यहाँ पर नहीं रख सकते। एक पागल लड़की उस पर इल्जाम लगाएगी कि उसने ब्रेसलेट चुराया है और आप यकीन कर लेंगे। आपको पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए, तभी आप किसी स्टूडेंट पर इस तरह से इल्जाम लगाने दे सकते हैं, वरना बाकी सब लोग भी बेफिजूल में मेरी नूर को गलत समझेंगे। सुकून की बात सुनकर प्रिंसिपल कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की का राणा परिवार की बेटी के साथ क्या रिश्ता है, इसलिए प्रिंसिपल काफी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, सुकून तुम शांत हो जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्लास अटेंड करो, प्रिंसिपल सर को सच कैसे बताना है कि मैं अच्छे से जानती हूँ। नूर की बात सुनकर सुकून ने कहा, पर नूर ने उसे हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और बाहर जाने के लिए कह दिया। सुकून ने नूर के पास आकर धीमी आवाज में कहा, क्या भाई को कॉल करके यहाँ पर बुलाऊं? मुझे पता है कि भाई सब कुछ संभाल लेंगे। नूर ने मुस्कुराकर सुकून की तरफ देखते हुए कहा, हमें जो करना था हमने कर लिया है, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है मेरी जान, पर फिर भी। नूर ने प्यार से कहा, देख मुझे पता है जो गलत करता है उसे अपना सर झुकाना चाहिए, और अगर आपकी गलती ना हो तो दूसरे को सर झुकाने पर मजबूर कर देना चाहिए। इसे सर झुकाने पर कैसे मजबूर करना है ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तू फिक्र मत कर। नूर की बात सुनकर सुकून ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि नूर ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि बेफिजूल में किसी की बकवास सुन ले, इसलिए उसने समायरा को घूरते हुए कहा, तू देख अब तेरे साथ मैं क्या करती हूँ, बस बाहर मिल मुझसे। कहते हुए सुकून गुस्से से वहां से चली गई। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल का केबिन का दरवाजा खुला और एक 45 साल के आसपास का आदमी अंदर आया। उसने गुस्से से कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की? उस आदमी की आवाज सुनकर प्रिंसिपल भी डर के मारे खड़े हो गए। ये अग्रवाल परिवार के मुखिया और समायरा के पिता थे। समायरा ने जैसे ही अपने पापा को देखा वो दौड़ते हुए जाकर उनके गले से लग गई। उसने रोते हुए कहा, पापा ये लड़की, इसने मेरे ब्रेसलेट को चुराया और मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही थी। अपने पापा को देखकर समायरा उनसे लिपट गई थी। वहीं नूर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी होकर उस आदमी के चेहरे को देख रही थी।
उस आदमी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से नूर की तरफ देखने लगा। पर जैसे ही उसने नूर का चेहरा देखा, वो चुप हो गया। नूर इस वक्त किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। उस आदमी का नाम था अशोक अग्रवाल, अग्रवाल कॉरपोरेशन का मालिक और एशिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक, समायरा के फादर। अपने पापा को चुप देखकर समायरा ने रोते हुए कहा, पापा, यही वो लड़की है जिसने मेरे ब्रेसलेट को चुराया था। आप इसे अच्छा सबक सिखाए। प्रिंसिपल सर भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने कितनी देर से कहा है कि इस लड़की को सबक सिखाए, या तो इसे कॉलेज से निकालिए या फिर कॉलेज के सामने इसे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए कहिए। पर प्रिंसिपल सर मेरी दोनों बात नहीं मान रहे, कुछ कीजिए डैड। समायरा की बात सुनकर अशोक जी ने उसकी तरफ देखा और फिर नूर के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीज चुराने की? अशोक जी को देखकर नूर एक पल के लिए डर गई, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफी दमदार थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि जवानी के दिनों में वो कितने ज्यादा हैंडसम रहे होंगे। नूर ने घबरा कर 2 कदम पीछे ले लिए और जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, देखिए सर, सबसे पहली बात, मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया है। आपकी बेटी को गलतफहमी हुई है, पर वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं क्यों माफी मांगूं? माफी आपकी बेटी को मुझसे मांगनी चाहिए। उसने मेरे बालों को खींचा है और मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी उसने की है, तो माफी वो मांगेगा, मैं नहीं। नूर ने एटीट्यूड से कहा। नूर की बात सुनकर सामने खड़े अशोक गुस्से उसे घूरने लगे। उन्होंने पलटकर अपनी बेटी की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। वो अपनी बेटी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकते थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी मेरी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अशोक अग्रवाल की बात सुनकर नूर घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर की वजह से आंसू आ गए थे। उसके ऊपर इस तरह से कभी कोई नहीं चिल्लाया नहीं था, गीतांजलि जी के अलावा। वैसे भी वो घर से कभी ज्यादा बाहर निकली ही नहीं थी, स्कूल और कॉलेज के अलावा। नूर की आंखों में आंसू देखकर अशोक अग्रवाल चुप हो गए। उन्हें अजीब सा लग रहा था। तभी समायरा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डैड प्लीज, इस लड़की को सबक सिखाओ, वरना बाकी सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपको पता है, सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था कि इसने सच में मेरा ब्रेसलेट चुराया था। डैड, देखिए इसके कपड़ों को, कहीं से लगता है आपको कि ये अच्छे परिवार से बिलोंग करती होगी। आपको पता है, स्कॉलरशिप पर इसकी यहाँ पर एडमिशन हुई है। अब आप इसी से अंदाजा लगाए कि ये किस परिवार से बिलोंग करती होगी। समायरा की बात सुनकर अशोक अग्रवाल जैसे अपने होश में वापस आए। उन्होंने नूर को घूरते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हारा जो कुछ भी नाम है, अभी भी वक्त है, मेरी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगो। वो भी सबके सामने। हम तुम्हें माफ कर देंगे, ना कॉलेज से निकालेंगे, ना ही कुछ बुरा करेंगे, वरना सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कॉलेज की शक्ल दोबारा देखने के लायक नहीं रहोगी। अशोक अग्रवाल की बात सुनकर नूर ने अपने आप को संभाल कर उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी, जब आपकी गलती हो तो सर झुका लेना, और जब आपकी गलती ना हो तो कर कभी मत झुकाना, और इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपकी बेटी का ब्रेसलेट चुराया नहीं, बल्कि उठाया है। जब मैंने उठाया, उसी वक्त ये आकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। अब इसमें आपकी अंधी बेटी की गलती है, मेरी नहीं। आप बड़े हैं, इसलिए तमीज से बात कर रही हूँ, वरना जिस तरह से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, बदतमीजी करना मुझे भी आता है। नूर का जवाब सुनकर अशोक अग्रवाल गुस्से से उसे घूरने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, अभी के अभी इस लड़की को धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकलवाओ और इसकी मार्कशीट पर लिखो कि ये 1 नंबर की बदतमीज लड़की है। मैं भी देखता हूँ कि मुंबई के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के कौन से कॉलेज में इसे एडमिशन मिलती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद ना कर दी तो मेरा नाम भी अशोक अग्रवाल नहीं। अशोक अग्रवाल की बात सुनकर नूर एक पल के लिए डर गई, पर तभी उसकी आंखों के सामने निष्कर्ष का चेहरा घूमने लगा। वो जानती थी कि निष्कर्ष बहुत पावरफुल है। उसने खुद से कहा, हमें पता है कि हम आपके पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, पर इस वक्त हम उठाएंगे, क्योंकि आप हमारे पति हैं और आपकी पावर का फायदा उठाना हमारा हक है। सोचते हुए नूर गुस्से से कुछ खाने ही वाली थी कि उसी वक्त वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजी। अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल स्टूडेंट्स को धमकी देने के लिए आते हैं।
इस आवाज को सुनकर सबका ध्यान गेट की तरफ चला गया, जहां पर इस वक्त निष्कर्ष खड़ा था। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। निष्कर्ष को देखकर मिस्टर अशोक अग्रवाल हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि द ग्रेट निष्कर्ष राणा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। प्रिंसिपल के तो हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने खुद से कहा, कहीं सुकून राणा ने तो अपने भाई को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया। वैसे भी वो इस लड़की को अपनी दोस्त कह रही थी। प्रिंसिपल की हालत अब सच में खराब हो चुकी थी। वही अशोक राणा भी चुपचाप निष्कर्ष की तरफ देख रहे थे। समायरा तो निष्कर्ष की हैंडसम शक्ल को देखकर उसे ही घूर रही थी। उसने खुद से कहा, इतना हैंडसम एंड डैशिंग, ये कौन है? कहते हुए उसने अपने डैड की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने उनकी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, डैडी, ये कौन है? मुझे ये पसंद आ गए हैं। समायरा की बात सुनकर अशोक अग्रवाल ने गुस्से से घूरते हुए कहा, चुप रहो समायरा। कहते हुए वो चुपचाप खड़े हो गए। निष्कर्ष अब तक अंदर आ चुका था। नूर ने एक नजर निष्कर्ष की तरफ देखा। अब तक उसने खुद को संभाला हुआ था, पर निष्कर्ष को देखते ही उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका अपना उसे बचाने के लिए आया है। अब तक समायरा को इस तरह से अपने डैड का सपोर्ट मिलते हुए देखकर उसे सच में बुरा लग रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसका सपोर्ट कर सके। पर निष्कर्ष को देखकर वो रिलैक्स हो गई थी। निष्कर्ष अब तक उसके पास आ चुका था। उसने एक नजर अशोक अग्रवाल की तरफ देखा और नूर के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में चोरी करती हो? क्या सच में तुमने ब्रेसलेट चुराया था? नूर ने जैसे ही निष्कर्ष की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष को सवाल पूछते हुए देखकर मिस्टर अशोक अग्रवाल ने कहा, मिस्टर राणा, आप यहाँ पर मेरी बेटी के ब्रेसलेट के लिए आए हैं? निष्कर्ष ने उनके सवाल पर कुछ नहीं कहा और नूर को घूरने लगा। उसने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भगवान ने जुबान दी है, उसे खोलो। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निष्कर्ष को उस पर भरोसा नहीं है। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसने रोते हुए कहा, सच में मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया। मैं क्यों कोई ब्रेसलेट चुराऊंगी? क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? कहते हुए नूर रोते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। उसे पीछे की तरफ जाते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए कहा, अगर चोरी नहीं की है तो किसी की बदतमीजी क्यों बर्दाश्त कर रही थी? किसी की बकवास क्यों सुन रही थी? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कितनी बार कहा है, अगर सामने वाला बदतमीजी करे तो उसका सर फोड़ने से पहले, हाथ पैर तोड़ने से पहले एक बार भी मत सोचना। तो चुपचाप क्यों सुन रही थी तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा है? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष गुस्से से घूरने लगा। वही अशोक अग्रवाल, समायरा और प्रिंसिपल हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। निष्कर्ष को नूर के इतने करीब देखकर समायरा को जलन हो रही थी। निष्कर्ष को एक नजर देखते ही उसे निष्कर्ष पसंद आ गया था। वही मिस्टर अशोक अग्रवाल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने खुद से कहा, कहीं इस लड़की का मिस्टर राणा से कोई रिश्ता तो नहीं है? प्रिंसिपल की हालत तो सच में खराब हो चुकी थी। नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय तुम पर भरोसा? मेरी बीवी हो, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा कॉलेज खरीद कर दे सकता हूँ। और क्या कहा तुमने? ब्रेसलेट? कहते हुए उसने टेबल पर रखे हुए ब्रेसलेट की तरफ देखा, जिसमें पिंक डायमंड लगे हुए थे। ब्रेसलेट सच में काफी खूबसूरत था। उसने उस ब्रेसलेट की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये 2-3 करोड़ का ब्रेसलेट, ऐसे हजारों ब्रेसलेट तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता हूँ। तो क्या मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि मैं ये पता लगा सकूं कि तुम चुराओगी या नहीं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आगे बढ़ाकर उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मैंने कुछ नहीं किया था और ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। पर मैं डर नहीं, सच में मैं डरी नहीं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे झटके से खुद से अलग किया और उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ समायरा के पास आ गया। उसने एक नजर गुस्से से घूरकर अशोक अग्रवाल की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर समायरा के बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तूने मेरी लिटिल गर्ल को? तू सबक सिखाएगी मेरी लिटिल गर्ल को? तू कॉलेज से निकालेगी? तू उसे अपने पैरों में गिराकर माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी? जो कुछ भी करना चाहती थी अब वो तू करेगी।
निष्कर्ष को इस तरह से अपनी बेटी के बाल पकड़ते हुए देखकर मिस्टर अशोक अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा, छोड़िए मेरी बेटी के बालों को। निष्कर्ष ने अशोक अग्रवाल की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, अगर अपनी कंपनी, अपनी बेट, अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो जबान बंद रखो, वरना जो हालत तुम्हारी बेटी की करने वाला हूँ उससे कई गुना ज्यादा बुरी हालत तुम्हारी करूंगा। निष्कर्ष ने इतनी डरावनी आवाज में कहा था कि मिस्टर अशोक अग्रवाल के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा। वो भी बहुत पावरफुल थे, पर निष्कर्ष उनसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस था। किसी को पता ही नहीं था कि आखिर निष्कर्ष करता क्या है। बस इतना पता था कि निष्कर्ष का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। निष्कर्ष बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो क्या करता है और क्या नहीं, इसके बारे में उसके परिवार तक को खबर नहीं होती थी। तो मिस्टर अशोक राणा को क्या ही खबर होगी। नूर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने समायरा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अब जिस तरह से तूने मेरी लिटिल गर्ल पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसके लिए तुझे माफी भी तो मांगनी होगी ना। कहते हुए निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, बॉडीगार्ड। उसके चिल्लाते ही दो फीमेल बॉडीगार्ड के अंदर आ गए। निष्कर्ष ने समायरा को धक्का देकर उन दोनों बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दिया। निष्कर्ष के अचानक से धक्का देने की वजह से समायरा अचानक से उनके ऊपर गिर गई। उन दोनों फीमेल बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। निष्कर्ष ने अशोक अग्रवाल की तरफ देखा, जो कि गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर खड़े थे। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर अग्रवाल, गुस्सा आ रहा है? अपनी बेटी को तमीज सिखाना भूल गए और अब गुस्सा करना चाहते हो? कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे खींचता हुए बाहर आ गया। कुछ देर बाद बाहर सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे और निष्कर्ष कुछ दूरी पर मौजूद था। नूर अपनी जगह पर खड़ी थी और समायरा उसके पैरों के पास अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। निष्कर्ष सबके सामने नहीं आया था, बस वहां पर उसके बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। नूर की आंखों में इस वक्त नमी और खुशी भी थी। आखिर समायरा उससे सबके सामने अपने पैरों में गिराकर माफी मांगना चाहती थी। इस वक्त वो खुद उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी, वो भी सिर्फ उसकी पति की वजह से। उसे इस वक्त अपने पति पर प्राउड महसूस हो रहा था। कुछ दूरी पर मिस्टर अशोक अग्रवाल भी गुस्से से ये सब कुछ देख रहे थे। अगर निष्कर्ष ने उन्हें धमकी न दी होती तो शायद अब तक वो सब कुछ बर्बाद कर चुके होते। अपनी फूल से प्यारी बेटी को इस तरह से नूर के पैरों में बैठा हुआ देखकर उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समायरा ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था, पर साथ ही उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। नूर ने उसकी तरफ देखा एक नजर, फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर पूरी तरह से उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। वहीं बाकी सारे स्टूडेंट समायरा पर हंस रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग वहां से जा चुके थे, पर समायरा अभी भी वहीं पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं नूर क्लास में जाने की जगह निष्कर्ष के पास आ गई थी। उसने निष्कर्ष के पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, पर उससे पहले ही निष्कर्ष ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, गलती की है लिटिल गर्ल, तुम्हें सजा तो मिलेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, गलती, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, तुम्हारी इज्जत और मेरी इज्जत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है और तुम उसे सबक नहीं सिखा पाती, इसका मतलब तुम गलती कर रही हो। तुम्हें मैंने पूरा राइट दिया है सामने वालों को सबक सिखाने का। उसके बाद भी तुम दूसरों की बकवास सुनती हो, दूसरों से इंसल्ट करवाती हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से जाने लगा। नूर ने धीरे से कहा, पर क्लास। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, आज तुम्हारी सारी क्लास में ही लूंगा और सारी पनिशमेंट में ही दूंगा, तो तैयार हो जाओ मिसेज नूर निष्कर्ष राणा। आज तुम्हारी अच्छी क्लास लगने वाली है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने होंठ चबा रही थी। निष्कर्ष टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे लेकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने नूर के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अभी से मत डरो लिटिल गर्ल, अभी तो पनिशमेंट शुरू होगी। कहते हुए निष्कर्ष नूर को सीधा पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास लेकर आ गया। उन दोनों को देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर निष्कर्ष नूर को लेकर अंदर बैठ गया।
ड्राइवर भी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और कुछ ही देर में कार वहां से निकल गई। पर ग्राउंड में समायरा अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसी वक्त उसके पापा अशोक अग्रवाल उसके पास आए। उन्होंने समायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समायरा बेटा। अपने पापा की आवाज सुनकर समायरा ने उनकी तरफ देखा और गुस्से से उनका हाथ झटकते हुए कहा, आपने मुझे नहीं बचाया, सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। कहते हुए समायरा अपने पापा ने धक्का देकर वहां से दौड़ते हुए जाने लगी। अशोक जी ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड का इशारा किया। उनके बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से समायरा को पकड़ लिया। समायरा पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। वो हमेशा सबको खुद से नीचा मानती थी, सब लोगों को अपने कदमों में झुकना चाहती थी। पर आज उसे खुद किसी के कदमों में झुकना पड़ा था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये उसे अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती लग रही थी, जिसे वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। अशोक अग्रवाल जल्दी से समायरा के पास आ गए। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर शांत करते हुए कहा, समायरा शांत हो जा बच्चा, शांत हो जाओ। उनकी बात सुनकर समायरा ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी इंसल्ट हुई है पापा, मैं शांत कैसे हो जाऊं? सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब कोई मुझसे नहीं डरेगा, कोई मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहेगा। सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे, सब लोग बातें बनाएंगे कि मैं एक मिडिल क्लास 2 कौड़ी की लड़की के पैरों में गिरी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है पापा, मुझे नहीं जीना। समायरा लगातार अपने पापा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका पागलपन देखकर अशोक अग्रवाल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, समायरा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। उनका थप्पड़ खाते ही समायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। बचपन से लेकर आज तक उसके पापा ने कभी उस पर उंगली भी नहीं उठाई थी। हाथ उठाना तो दूर की बात है, पर आज उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारा था। समायरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने रोते हुए कहा, पापा आपने मुझे थप्पड़ मारा, पापा आपने मुझे उस लड़की की वजह से थप्पड़ मारा, आई हेट यू। समायरा की बात सुनकर उसके पापा ने उसे अपने पास खींचकर मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मैं भी उससे नफरत करता हूँ, उसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, पर उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। बेटा आपको अपने पापा पर भरोसा है ना? आपके पापा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। जितनी बेइज्जती आपकी हुई है, उससे कई गुना ज्यादा बेइज्जती उस लड़की की होगी। उस लड़की की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा मैं, पर उसके लिए आपको शांत होना होगा, रिलैक्स होना होगा और मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। आप अपने पापा को टाइम दोगी ना बेटा? उनकी बात सुनकर समायरा आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। उसने रोते हुए कहा, आई हेट हर पापा, उसे बर्बाद कर दीजिए, मैं उसे मार डालूंगी, उसकी वजह से मेरी इंसल्ट हुई, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। अशोक जी ने समायरा को शांत किया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर कार में आकर बैठ गए। वो अभी भी लगातार रोते हुए नूर के बारे में बुरा बुरा कह रही थी। कुछ देर में रोते रोते वो इसी तरह से सो गई थी। उसके सोते ही अशोक जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपके पापा आपका बदला लेकर रहेंगे। उस लड़की की वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई है, उसे लड़की को इस इंसल्ट का हिसाब चुकाना ही होगा, मेरी बच्ची। कहते हुए अशोक जी के चेहरे पर भी नूर के लिए नफरत नजर आ रही थी। उन्होंने समायरा का सिर अपने कंधे पर रखा और उसके सर को थपथपाने लगे। एक समायरा से बहुत प्यार करते थे। समायरा उनकी प्रिंसेस थी, उनकी दुनिया थी और आज उनकी बेटी की इंसल्ट नूर जैसी एक मिडिल क्लास लड़की की वजह से हुई थी। ये बात को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से से कहा, आखिर निष्कर्ष राणा का उस लड़की से क्या रिश्ता है, जो वो उसे बचाने के लिए आए और उसने उस लड़की के लिए मेरी बेटी को उस लड़की के कदमों में झुकाया। मुझे उसके बारे में पता लगाना ही होगा। कहते हुए उन्होंने किसी का नंबर डायल कर दिया और नूर और निष्कर्ष के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया, क्योंकि अगर वो नूर के साथ कुछ करना चाहते थे तो पहले उन्हें नूर के बारे में सब कुछ पता करना था। वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ गड़बड़ करे और सब कुछ खराब हो जाए। वैसे भी निष्कर्ष की आंखों में उन्होंने कुछ अलग से एहसास देखे थे। इसके बारे में वो बस पता लगाना चाहते थे कि आखिर उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। दूसरी तरफ निष्कर्ष नूर को लेकर फार्म हाउस पर आ गया था। नूर अभी भी डरी हुई थी। निष्कर्ष उसे गोद में लेकर बैठा हुआ था। उसने एक बार भी नूर से कुछ नहीं कहा था। निष्कर्ष की चुप्पी नूर को और ज्यादा डरा रही थी। बेचारी बार बार अपने नाखून चबा रही थी।
निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। डरने से उल्टा तुम्हें और ज्यादा घबराहट होगी, इसलिए रिलैक्स। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी रिलैक्स कैसे हो सकती थी, उसका जंगली पति इस तरह की अजीब अजीब सी हरकत करता था। ऐसे में रिलैक्स होना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम डर रही हो, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ। कहते हुए वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुराने लगी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डर रही हो। अगर तुम डरती तो शायद और डराता मैं तुम्हें। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, ये ऐसी डरावनी बातें क्यों करते हैं? इनकी बातें सुन कौन नहीं डरेगा? अच्छा खासा इंसान इनकी बातें सुनकर डर जाए। नूर खुद से ही ये सब कुछ कह रही थी, क्योंकि निष्कर्ष के सामने ये सब कुछ कहने की उसकी हिम्मत तो थी नहीं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे गोद में लेकर बाहर आ गया। वो नूर को लेकर तेज कदमों से ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था। नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? हम घर क्यों नहीं गए? नूर के सवाल का सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ पर हम भजन करेंगे, लिटिल गर्ल, तुम और मैं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में हम भजन करने वाले हैं? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ लिटिल गर्ल, भजन करने वाले हैं। नूर ने हैरानी से कहा, आपको सच में भजन करना आता है? निष्कर्ष की पर्सनैलिटी को देखकर नूर को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि निष्कर्ष को भजन करना आता होगा। नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने नूर के लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छा भजन कर लेता हूँ मैं, और प्रसाद भी बहुत अच्छी होती है जो मैं खाता हूँ। तुम्हें पता है मेरी प्रसाद कौन सी है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। बेचारी को क्या पता था कि उसका बेशर्म पति किसके बारे में बात कर रहा है। उसके कंफ्यूजन भरे चेहरे को देखकर निष्कर्ष ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, ये है मेरा प्रसाद और मैं भजन बेड पर करूंगा, जिसकी म्यूजिक तुम्हें खुद होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि निष्कर्ष की बातों का क्या मतलब है, उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? नूर के दिमाग में बस यही चल रहा था। नूर के चेहरे की तरफ देखकर निष्कर्ष ने धीमी अपनी आवाज में कहा, कोई कितना बेशर्म हो सकता है ये मुझे नहीं पता लिटिल गर्ल, पर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत बेशर्म है, ये जरूर पता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, छोड़िए ना, मुझे घर जाना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। निष्कर्ष अब तक ऊपर आ चुका था। उसने लात मारकर रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर लाकर नूर को बेड पर पटकते हुए कहा, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान करने लायक काम करती हो, लिटिल गर्ल। तुमने गलती की है, उसकी पनिशमेंट भी तो मुझे देनी होगी ना। अब मैं तुम्हें हंटर से मार नहीं सकता, तुम्हें कोड़ों से नहीं मार सकता, तुम्हें सूट नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तो मुझे दूसरे तरीके से तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने नाखून चबाने लगी। निष्कर्ष नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नूर बेड पर लेटी हुई थी और निष्कर्ष उसकी तरफ आ रहा था। नूर ने उठने की कोशिश की तो निष्कर्ष उसके ऊपर आ गया। उसने नूर के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए कहा, कर क्या रही हो तुम, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, डरना जरूरी है लिटिल गर्ल, पर मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अपने हस्बैंड से कौन डरता है? कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से नूर के गाल पर बाइट कर लिया। नूर के मुंह से हल्की से आह निकल गई, जिसे सुनकर निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में कयामत हो, कयामत। तुम्हारी वजह से मैं सच में एक दिन पागल हो जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष के होंठ उसके गालों पर, उसकी गर्दन पर, उसकी कॉलरबोन पर चल रहे थे। साथ ही उसके हाथ नूर की पतली सी कमर पर चल रहे थे, जिस वजह से नूर के मुंह से मदहोशी भरी आह निकल रही थी। निष्कर्ष ने नूर के कान पर बाइट करते हुए कहा, जब वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, लिटिल गर्ल?
तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तुमने उसका सर क्यों नहीं फोड़ दिया? मैंने कहा था ना तुमसे, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। फिर तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? तुमने उसकी बदतमीजी को क्यों बर्दाश्त किया? लिटिल गर्ल, क्यों? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सच में निष्कर्ष ने उससे पहले ही कहा था कि अगर कोई भी उसके साथ बदतमीजी करे तो उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब देना है। उस इंसान के साथ कुछ भी करने से पहले उसे एक बार भी नहीं सोचना है। निष्कर्ष ने उसे इतनी खुली छूट दे दी थी, फिर भी नूर ने कुछ नहीं किया था। नूर ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझसे थोड़ी लंबी थी और उसकी ताकत भी मुझसे ज्यादा थी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की 2 बार। मैंने सच में उसे धक्का भी दे दिया और वो नीचे भी गिर गई थी। सच में उसे चोट भी लग गई थी। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, उसकी चोट से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि तुमने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया। मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ता। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता, पता है लिटिल गर्ल, मैं क्या करता? मैं उसके इस हाथ की उंगलियां काट देता जिसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उसके सर के बाल उखाड़ देता जिस तरह से उसने मेरे बालों को हाथ लगाया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। साथ ही घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होती जा रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे इस तरह से तड़पाता कि वो दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता। समझ रही हो ना लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस डरते हुए अपना सर हिला रही थी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम तो बस सुनकर डर गई लिटिल गर्ल। मैं तो सच में ये सब कुछ करता और तुम्हें भी नेक्स्ट टाइम से यही सब कुछ करना है। अगर कोई बदतमीजी करे तो तुम्हें उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करना है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ना नहीं, बल्कि सर फोड़ना है। तुम्हें उसका सर फोड़ना है, हाथ पैर तोड़ना है। समझ गई? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए ये सब कुछ करने की। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, कैसी ट्रेनिंग? निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, लोगों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग।